नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत स्वागत है और मैं हूं दीपक कुमार रथ। मित्रों, आज इंडिया थिंग्स में हम आपको यह बताने जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और कुछ राज्यों में विधानसभा की चुनाव चल रहा है और इस घड़ी में देश में नरेंद्र मोदी की आंधी छाई हुई है। कोई भी ये चर्चा तक नहीं कर रहा है कि सरकार भाजपा की बनेगी या कांग्रेस की, बल्कि चर्चा का मुद्दा यह है कि नरेंद्र मोदी कितने सीट से आगे जीतेंगे। उनके विरोध भी जो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी से वो भी यही बात जान रहे हैं कि मोदी का जीतना तो तय है। बस लोगों को यही जानना है कि वो 300 सीट ला पाते हैं या नहीं ला पाते हैं, बस इतना अंतर है। बाकी सब ऐसे लग रहा है कि लोगों ने फाइनल कर चुके हैं। जो माहौल है देश में, जो चर्चा हो रहा है चाव की दुकान में, उसकी बात हम कर रहे हैं। मोदी का इस करिश्मे के बारे में उनके समर्थक तो अब जान पाए हैं, लेकिन उनके जो विरोधी है, घोर विरोधी है, राजनीतिक पॉलिटिकल अपोजिट लोग हैं, वो हमेशा से ये जानते थे कि मोदी अगर सत्ता में आते हैं तो उसका सही परिणाम होना है। मोदी के आने का मतलब है उनके विरोधियों की सुपड़ा साफ हो जाना, और ये धीरे धीरे बड़ा क्लियर होते जा रहा है हर इशू में। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विरोधियों ने उनकी राह में अड़ंगा डालने की हर संभव प्रयास पिछले 25 साल से कर रहे हैं, कर चुके हैं। और हम जो है आज आपको थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं। साल 2002 का गुजरात दंगा आपको याद ही होगा। आपको मोदी की छवि खराब करने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा से ये आरोप लगा रही है कि ये दंगा तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने करवाया था। इसे लेकर सोनिया गांधी ने मोदी को मौत का सौदागर तक बता दिया था। लेकिन अब मोदी विरोधियों की इस साजिश की परतें खुलने लगी है। पहले तो न्यायपालिका ने उसी समय इस सच को स्वीकार किया था कि नरेंद्र मोदी का उस दंगे से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन कुछ लोग उस दंगे की विभीषिका को अपने रोजी रोटी बनाकर पिछले 2 दशक से मौज काट रहे थे। किसका एजेंडा था अब सामने आ रहा है। लेकिन अब उनका पाप का घड़ा भर चुका है और उनकी सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है। इसमें 2 नाम प्रमुखता से सामने आ पाई है। पहले तीस्ता सितलवाड़ और दूसरा जो है तत्कालीन आईपीएस संजीव भट्ट। इन दोनों ने गुजरात दंगों को अपनी कमाई का जरिया बनाकर अपनी पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने का एक रास्ता बना रखा था। पर अब जो चीजें सामने आ रहे हैं उसमें एक भयावह सच का खुलासा होता है। शुरुआत करते हैं संजीव भट्ट से। आज पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को गुजरात के बनासकांठा जिले के पालनपुर की एक सत्र अदालत ने 1996 के ड्रग प्लांटिंग मामले में 28 मार्च को 20 साल की जेल की सजा सुनाई है। ये आपने मीडिया में सुना होगा। उन्हें एनडीपीएस की धारा 21C और 27A अवैध तस्करी का समर्थन करने और अपराधियों को शरण देने के लिए जुर्माना के अनुसार जेल की सजा सुनाई गई थी, और इसके अलावा उन पर 2 लाख रुपया का जुर्माना भी लगाया गया है। उन्हें एक दिन पहले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश JN ठक्कर ने नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सस्पेंस एक्ट 1985 की धारा 21C 27A जो कि अवैध तस्करी के वित्त पोषण और अपराधियों को शरण देने के लिए सजा
ये 29 अपराध करने के लिए उकसाना और आपराधिक साजिश के मामले का उल्लंघन करने का उनको दोषी पाया गया। एनडीपीएस अधिनियम के तहत और 58 1 और 2 परेशान करने वाली प्रविष्टि, तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी का दोषी भी उनको पाया गया है। और इससे पहले भी अदालत ने संजीव भट्ट को धारा 465 जो कि जालसाजी, 471 जाली दस्तावेज का उपयोग करना, 167 चोट पहुंचाने का इरादा से गलत दस्तावेज तैयार करना, 204 किसी दस्तावेज को गुप्त रखना या नष्ट करना, 343 गलत तरीके से बंधक बनाना, 120 के तहत दोषी माना गया था। और आपराधिक साजिश और भारतीय दंड संहिता 1816 की धारा 34 सामान्य इरादे के आगे बढ़ने में कोई व्यक्तियों द्वारा की गए कार्य का जिम्मेदार उनका ठहरा गया है। और मित्रों, संजीव भट्ट को सितंबर 2018 में गुजरात की हाईकोर्ट ने की अनुरोध क्रम पर गिरफ्तार भी किया गया था ताकि आपराधिक जांच विभाग जो सीआईडी है राजस्थान के एक वकील सुमेर सिंह राजपुरोहित के मामले की जांच करे, जिस पर बनासकांठा पुलिस ने 1.5 किलोग्राम अफीम रखने का झूठा आरोप लगाया गया। 1996 में पालनपुर में होटल मामले में पाली निवासी वकील को गिरफ्तार किया गया। अब ये सोचिए, इस तरह से किसी वकील को फंसाने के लिए उनकी कमरे में जबरदस्ती अफीम रखवाना, उसको गिरफ्तार करना और फिर प्रॉपर्टी खाली करवाने के लिए धमकाना, ये एक्टिविस्ट या सिविल सोसाइटी की आदमी की काम होते हैं। ऐसे काम तो अफसर माफिया वाले या फिर गली के गुंडे ही करते हैं ना हिंदुस्तान में। अब ऐसे लोगों को बातों पर अगर अब भी किसी को भरोसा है तो उसका भगवान ही मालिक है। लेकिन मित्रों, तीस्ता सितलवाड़ ये संजीव भट्ट से भी एक कदम आगे निकल गए। तीस्ता सितलवाड़ पर यह सब करने का आरोप भी है। दान के लिए दिए गए धन का गबन करना, एफसीआर मानदंडों का उल्लंघन करके अपने एनजीओ के लिए विदेशी धन जुटाना, अपने गुप्त मंसूबों के लिए दंगा पीड़ित जाकिया जाकरी को चारे के रूप में इस्तेमाल करना। तीस्ता सितलवाड़ पर पिछले साल गुजरात हाईकोर्ट ने एक मामले में एक गंभीर टिप्पणी करते हुए गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। यह मामला तीस्ता सितलवाड़ द्वारा दस्तावेजों की जालसाजी, गवाहों को बढ़ाने और देश विदेश में गुजरात राज्य और उसके पदाधिकारियों को बदनाम करने के लिए सिस्टम का प्रभावित करने से संबंधित है। शीर्ष अदालत ने पिछले साल टिप्पणी की थी कि कैसे उन्होंने लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने का प्रयास किया था। सितलवाड़ को पिछले साल जून में गुजरात के पूर्व पुलिस महानिदेशक RB कुमार और पूर्व IPS अधिकारी संजीव भट्ट के साथ गोधरा के बाद हुए दंगे के मामले में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए सबूत गढ़ने का आरोप में अहमदाबाद अपराधी शाखा पुलिस द्वारा दर्ज किए गए एक अपराध में गिरफ्त किया गया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसे बेल दे दी। तीस्ता गिरोह ने जाकिया जाकरी को न सिर्फ चारे के रूप में इस्तेमाल किया, उनका भावनात्मक शोषण किया और मोदी के खिलाफ अपने नापाक संबंधों के लिए उन्हें एक हथियार के रूप में इस्तेमाल भी किया। तीस्ता और उनकी पति सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करते हैं, लेकिन अब उन पर अपने एनजीओ का इस्तेमाल नाजायज उद्देश्यों के लिए धन जुटाने का एक गंभीर आरोप है। और कथित तौर पर गुलबर्ग सोसाइटी, जहां सर्वाधिक दंगा पीड़ित मारे गए थे, वहां पर पीड़ितों के लिए जुटाए गए पैसा का इस्तेमाल तीस्ता और जावेद ने अपने विदेशी छुट्टियों के लिए और महंगा शैंपेन और अधोवस्त्र खरीदने के लिए किया था। दंगा पीड़ितों के लिए
आए पैसे को हड़पने और फिर उसे ब्यूटी सैलून में हेयर स्टाइल पर खर्च करने से ज़्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। ये सारा एलिगेशन से और तथ्य है जो कि मीडिया के सामने है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोदी को दी गई क्लीन चिट से कांग्रेस और उसके परिवार के अनुचर, दरबारी लुटियंस मीडिया, भ्रष्ट वामपंथी इकोसिस्टम, मोदी से घृणा करने वाला स्वयंभू एनजीओ और पूरे श्रृंखला के दुष्प्रचार का अंत हो गया है। आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ताकतों जिन्होंने मोदी की राजनीतिक रूप से तीव्र वृद्धि को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन आज जो प्रमाणित हो गया है वो लोग असफल रहे। प्रधानमंत्री मोदी निस्संदेह प्रशंसा के पात्र है, क्योंकि उन्होंने हर अपमान, हर अफवाह, हर अपमान को दृढ़ गरिमा के साथ सहन किया, जो कि एक नेता के लिए दुर्लभ होती है। He had set an example। भारत की न्यायिक प्रक्रिया में उनका विश्वास एक बार भी नहीं डगमगाया था। उन्होंने एक बार भी अपने विरोधियों को हराने के लिए राज्य की शक्ति का इस्तेमाल कभी नहीं किया। एक बार भी भाजपा कार्यकर्ता मोदी के खिलाफ जांच के विरुद्ध में सड़क पर नहीं उतरे थे। किसी भी कानून का पालन करने वाला नागरिक की तरह नरेंद्र मोदी जी ने न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करने के लिए अपनी स्थिति, शक्ति या विशेषाधिकार का उपयोग किए बिना लगभग 2 दशकों तक देश की कानून को अपना काम करने के लिए अलाउ किया। और ये मत भूलिए कि पिछले 20 वर्षों में वो पहले मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री रहे। पिछले 20 वर्षों की घटनाएं और सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों से यह स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी के विरोधियों द्वारा गुजरात दंगों की झूठ को सच के रूप में प्रचारित करने और मोदी के खिलाफ अपने हमले जारी रखने की अंत गया, न केवल उनके संकल्प को कठोर किया बल्कि बेनकाब करने के भी मदद की। साथ ही पूरी गाथा इस बात का एक कहानी है कि कैसे इस देश में वामपंथियों, वामपंथी शिक्षाविदों, शहरी नक्सलियों जिसको अर्बन नक्सल्स बोलते हैं, और वामपंथी मीडिया, लेफ्टिस्ट मीडिया ने देश और विदेश दोनों में देश विरोधी ताकतों की मदद से 1 दशक से अधिक समय तक खुद को एक उद्योग के रूप में कायम रखा गया। लेकिन अब समय आ गया इन लोगों को नाकाब उतरने का, और ये आप कर सकते हैं। मित्रों, इलेक्शन का समय है। ये आज की नया जनरेशन, और बल्कि मैं कहता हूं हर सिटीजन, उनको जानना जरूरी है कि आखिर एक नेता आज जिसको पूरा दुनिया मानता है, उस नेता को रोकने के लिए, बदनाम करने के लिए कितना संगठन, इंस्टीट्यूशन विदेशी ताकतों की पैसा से यहां खेल रहे थे, और आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। तो मित्रों, 5 साल में एक बार अपॉर्चुनिटी मिलता है, निर्णय आप लीजिए, लेकिन सही निर्णय लेना चाहिए और वोट भी जरूर देना चाहिए। जब तक आप डेमोक्रेसी में अपना कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट है वो नहीं करेंगे तो देश को नुकसान होता है और गलत आदमी सिस्टम में आ जाते हैं। देश को बचाना है तो आपको इन जो गलत देश विरोधी ताकतों है उनको आइडेंटिफाई करना है। और हाँ, मैंने फिर से कह रहा हूँ, वोट जरूर डालना है। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए और उदय इंडिया को सब्सक्राइब करिए।